आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा जो ये नेचर है, हमारी जो ये दुनिया है, इस दुनिया में कहाँ पर किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। कहीं पर वीक मिलता है मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बारे में देखना चाहते हैं। एक झलक है कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ आप जानेंगे अपने नेचर के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और शायद मैग्नेटिक फील्ड से आप और ज़्यादा फैमिलियर हो सकें, मैग्नेटिक फील्ड से आप और ज़्यादा परिचित हो सकें। इसलिए आज हमने एक आर्टिकल बना के रखा है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स इन अवर नेचर। हमारे नेचर में हमारी प्रकृति जो ये है, ये हमारी जो दुनिया है बेटा, इसमें वीक एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कुछ जगह हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक मिलता है और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। हमने नहीं बनाया उसको, हमने नहीं बनाया मैग्नेटिक फील्ड, बट नेचर में मिलता ही है हमको ये। जैसे आपको ये जानकर शायद अच्छा लगे या हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी के पास खुद इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी अर्थ के पास, और ये भी हो सकता है कि आप जानते हो पहले से भी, कि हमारी पृथ्वी के पास अपना खुद का भी चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी वीक होता है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि हमारी अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है? उसके हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैग्नेटिज्म हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी कुछ ही दिनों में एक लेसन आएगा जिसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पूरा लेसन का लेसन ही पृथ्वी के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड रहेगा। पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है तो हमें कैसे पता लगा, उसके क्या प्रमाण हैं, अगर ये सब कुछ सही है तो उससे रिलेटेड एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो हमने देखा कि हमारी अर्थ के पास खुद इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के आपने यूनिट्स बनाए हुए थे। एसआई यूनिट आपने कौन सा बनाया था मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला। जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर QVB साइन थीटा, तब हमने मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बनाया है टेस्ला। लेकिन इससे पहले भी मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट बना हुआ था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट था, और उस CGS यूनिट का नाम था गॉस। उस CGS यूनिट का नाम क्या था? गॉस। और अभी जब हमने F बराबर QVB साइन थीटा फॉर्मूला पढ़ा, तब बनाया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट और होगा और उसका नाम क्या रखेंगे? टेस्ला। बट टेस्ला इज सपोज टू बी वेरी लार्ज यूनिट। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के मुताबिक, चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार काफ़ी बड़ा यूनिट पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नापते थे, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जब हम नापते थे तो हमारे लिए टेस्ला जो होता था वो बहुत बड़ा यूनिट पड़ता था। जैसे अगर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सब्जी वगैरह खरीदनी है तो टन द्रव्यमान का एक मात्रक है, लेकिन सब्जी को भी द्रव्यमान में आप लाते हो। लेकिन अगर आपको डेली लाइफ में आपकी वेजिटेबल्स वगैरह खरीदनी है तो टन यूनिट आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा। समझ रहे हैं? टन यूनिट जो होगा, बिकॉज 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। अब आपको सब्जी खरीदनी है 2 किलो, तो आप मार्केट में जाके क्या बोलोगे कि हमें सब्जी दे दो 0.0002 किलोग्राम, या नहीं 0.0002 टन सब्जी दे दो, ये तो आप नहीं बोलोगे। तो जिस तरीके से हमारी सब्जी खरीदने के लिए टन यूनिट जो बना है वो प्रैक्टिकल नहीं है। टन बहुत बड़ा पड़ता है हमारे लिए, किलोग्राम हमारे लिए अच्छा यूनिट है, प्रैक्टिकल है। उसमें हम सब्जी खरीदते हैं, अपने और भी सामान खरीद लेते हैं। ऐसे ही आप सोना वगैरह खरीदने जाओगे तो वहाँ पर किलोग्राम प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, किलोग्राम द्रव्यमान का यूनिट है। और सोने को भी हम किलोग्राम में सोने को भी हम द्रव्यमान में ही लेते हैं, लेकिन फिर भी किलोग्राम इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब आप गोल्ड स्मिथ के यहाँ जाओगे तो क्या आप बोलोगे कि हमको 0.0001 kg सोना दे दो? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना।
आप सीधे बोलोगे हमें 5 मिलीग्राम सोना चाहिए, 10 मिलीग्राम सोना चाहिए, 10 ग्राम सोना चाहिए, ये आप बोलेंगे वहाँ। तो समझ रहे हैं, इतना प्रैक्टिकल नहीं है। सिमिलरली, क्योंकि सबसे पहले हम लोग हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा करते थे और उसके लिए जो टेस्ला यूनिट बना वो सुइटेबल नहीं था, वो बड़ा पड़ता था। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे तो सबसे पहले हमने गॉस यूनिट बनाया हुआ था, और गॉस हमारे लिए प्रैक्टिकल यूनिट था, बढ़िया, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गॉस के अकॉर्डिंग सुइटेबल रहता था। उसके बाद टेस्ला बना जो प्रैक्टिकल नहीं आया। हमारी अर्थ के पास, और देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे, क्या प्रमाण है? सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई को आप जब भी रखते हो या धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हो बिना ऐंठन वाले धागे से, क्या करती है वो सुई? चाहे जिधर की तरफ होगी घूम के ऐसा ठहरती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे। हम ऐसा कर देते हैं तो भी घूम के ऐसे आ जाती है, हम ऐसा कर देते हैं तो भी घूम के ऐसे आ जाती है। कौन है उसको जो बार बार ऐसा कर देता है? हम तो उसको ऐसा कर दिया तो अब उसको घूम के नहीं आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि इस मैग्नेटिक नीडल के आसपास कोई तो है जो उस पर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के बार बार उसे ऐसे से ऐसे कर देता है। हम ऐसा घुमा दें तो फिर ऐसे कर देता है। वो कोई तो है जो उसको घुमा देता है, उस पर बल लगाता है। तो वो कौन है? वो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारी अर्थ के पास लगभग कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड इन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 10⁻⁻5 टेस्ला। अब देखिए, जब हम टेस्ला में बात करते हैं हमको बताना पड़ता है 10⁻⁻5 टेस्ला। इससे हमें बात कम समझ में आती है। लेकिन अगर इसी को मैं गॉस में आपको बता दूं 0.1 गॉस, तो 10⁻⁵ की तुलना में 0.1 हमको ज्यादा समझ में आती है। इसलिए हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0.1 गॉस, या टेस्ला में अगर देखोगे तो कितना? 10⁻⁵ टेस्ला। इसलिए गॉस इज द प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए गॉस एक अच्छा यूनिट है। आपको ये जानकर भी हैरानी हो या आपको मालूम भी हो कि न सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र हमारी अर्थ पर है, हर एक इंसान, हर एक जीव के बॉडी के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र। हम सब के अंदर, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। आपने कभी सुना हो कि कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें मैग्नेटिक थेरेपी की जाती है। मैग्नेटिक थेरेपी से वो बॉडी को सही करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियों को सही किया जाता है जिनके लिए मैग्नेटिक थेरेपी लगाते हैं। तो वो करते क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी के भीतर भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है थोड़ा सा पहले की तुलना में बिगड़ गया हो, तो उसको क्या करते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बॉडी के बाहर लगाते हैं। बॉडी से बाहर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को सही करने के, जैसा था वैसा फिर से करने के काम में लाते हैं। समझ में आ रहा है? हमारी बॉडी में एक मैग्नेटिक फील्ड है, नेचर ने हमको बनाया है, उस बॉडी में एक मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने दिया है। अब जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी का वो मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ते जाता है। तो उसको फिर से दोबारा सही करने के लिए मैग्नेटिक थेरेपी आती है। उसमें बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाकर हमारे शरीर का मैग्नेटिक फील्ड जैसा पहले था वैसा फिर से बनाने के काम में लाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग 10⁻⁻10 टेस्ला। 10⁻⁻10 टेस्ला। गॉस में चेंज करोगे 10⁻⁻6 गॉस। अब दोनों में पावर लग रही है 10⁻, दोनों ही हमको कम समझ में आते हैं ऐसे तो। इसलिए जब आपको इसको देखना है, याद ही करना है, तो 10⁻⁻10 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के भीतर भी होता है। ओके, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और कहाँ मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अर्थ से ऊपर जाते जाएं,
पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम होते जाती है, कम होते जाती, याद रखिए। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। अब आप ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, अब आप ऊपर इतना ऊपर चले गए कि आप एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आप दो प्लैनेट्स के बीच पहुंच गए, दो स्टार्स के बीच पहुंच गए। अब अगर आप दो स्टार्स हैं उनके बीच यहां पहुंच गए तो ये स्टार अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा के खींचता है, ये स्टार अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा के खींचता है। और क्योंकि आप दोनों के कहां चले गए हैं, बीच में, इसलिए उस जगह पर ना तो इस स्टार का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करता है और ना ही तो इस स्टार का मैग्नेटिक फील्ड आपको इफेक्ट करता है। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और भी वीक हो जाता है। वो वीक मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻12 टेस्ला। आप एक आंकड़ा लगाएंगे, मानव शरीर के अंदर जितना चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे 100 गुना कम, ये 10⁻⁻10 टेस्ला है, ये 10⁻⁻12 टेस्ला है। तो जितना एक मानव शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे भी 100 टाइम्स लेस मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहां पर, बिटवीन द टू स्टार्स, दो सितारों के बीच में, वहां ये भी अपना इफेक्ट लगाएगा, ये भी लगाएगा, इसलिए रिजल्टेंट बहुत कम हो जाता है। और वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत ही ज्यादा वीक रहता है। कितना रहता है, 10⁻⁻10 टेस्ला। वो वाली जगह का नाम हम रखते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। वो वाली जगह, वो वाला स्थान जो दो स्टार्स के बीच में पड़ता है उसका नाम होता है इंटरस्टेलर स्पेस। वहां का चुंबकीय क्षेत्र इतना वीक रहता है, बहुत वीक है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट भी हैं, कुछ प्रयोग हम करते हैं अपनी लेबोरेटरी में। तो फिजिक्स लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। चुंबक लगा के हम चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिकल कॉइल से बना सकते हैं। आप आगे चल के पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिकल कॉइल लगाएंगे और उससे हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। कॉइल बनाएंगे, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और आप देखेंगे कि वो चुंबक बन गई है, जिसे हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड कहते हैं, हिंदी में धारावाही परिनालिका। अगर 10th में रहा होगा तो नाम सुना होगा कभी आपने, मुझे याद नहीं है, मालूम नहीं है 10th का सिलेबस, इसलिए मुझे ये भी पता नहीं कि है भी कि नहीं है। तो टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लैब में बनाते हैं अपनी, वो कितना बनाते हैं, वो 1 टेस्ला तक बना सकते हैं। वी कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड अवर लेबोरेटरी अप टू 1 टेस्ला। 1 टेस्ला तक का चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं लैब में। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, इज वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 10⁻⁻5 टेस्ला, और लैब में हम कितना बना सकते हैं, 1 टेस्ला। लैब में पृथ्वी में जितना चुंबकीय क्षेत्र है इसकी तुलना में 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। ये 10⁻⁻5 है और ये 1 टेस्ला है। समझ रहे हैं आप? तो हमारी अर्थ का जितना भी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तुलना में करीब करीब 1 लाख गुना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड लैब में तो हम खुद बना सकते हैं। और अभी तो लैब की बात छोड़ दें या जैसा भी है, अभी तो हम अपनी दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगे, अप टू मैनी टेस्लास, बहुत ज़्यादा टेस्ला तक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। जब हम ट्रेन को लेविएट करवाते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन बनी, इसके बारे में पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं थोड़ा सा, मैगलेव ट्रेन जिसको कहा जाता है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा टेस्ला तक बनाते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन को ज़मीन से ऐसा उठा देते हैं, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बना के ट्रेन को उठा देते हैं और उसके बाद उसमें इंजन लगा के दौड़ा देते हैं उसको हवा में। जब पटरी पर दौड़ती है तो उसके पहियों के बीच घर्षण लगता है, ट्रेन उठा देते हैं उसके बाद दौड़ा देते हैं हवा में, घर्षण नहीं लगता उसमें, एक भी फ्रिक्शन नहीं होता और ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है, लगभग 900,000 की स्पीड के आसपास पहुंच रही है, किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में, इतनी हाई स्पीड में चलती है। इतना बड़ा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं और बनाया गया है।
जहाँ मैग्नेटिक ट्रेन चलती हैं वहाँ पर बनाते हैं। एक और न्यूट्रॉन स्टार, हमारी इस नेचर में सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहीं मिलता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार्स में मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ टेस्ला। एक तो टेस्ला खुद बड़ा यूनिट है उसका मैग्नेटिक फील्ड का, और उसमें भी 10⁸ टेस्ला। 10⁸ मतलब 10 करोड़। 10⁸ का मतलब है 10 करोड़ टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार में मिलता है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी हाई, एज हाई दैट इट कैन पुल एनीथिंग। इतना हाई होता है मैग्नेटिक फील्ड कि ये किसी चीज को भी खींच सकता है अपनी तरफ, हमें, आपको, किसी को भी, प्लैनेट्स को खींच सकता है अपनी तरफ। इतना ज्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार्स में मिलता है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार, जब किसी स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है, जैसे एक सितारा है, करोड़ों अरबों वर्षों तक वो चमकता रहा, उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। तो जब लाइफ खत्म होती है तो क्या होता है? लाइफ खत्म होती है तो स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपने देखा सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य बहुत बड़ा है। तो तारों के बारे में हमारे अंदर इमेजिनेशन नहीं आता, क्योंकि तारे हमको छोटे छोटे दिखते हैं, इसलिए हम सोच नहीं पाते उसको। अदरवाइज स्टार्स का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो जब कोई स्टार की लाइफ खत्म होती है ना, तो पहले अब आप सोचिए जरा सा कि स्टार ने इतनी बड़ी जगह घेर के रखी है, बहुत सारी जगह घेरा है। अब जब उसकी लाइफ खत्म होती है तो वो स्टार, इतना बड़ा स्टार, सिकुड़ करके बिल्कुल जरा सा रह जाता है। जब वो सिकुड़ता है, उसकी लाइफ खत्म होती है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, उसके सारे एटम्स टूट जाते हैं, उसका न्यूक्लियस टूट जाता है। न्यूक्लियस के भीतर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में से चिपक जाते हैं, और इतना भारी स्टार ये जरा सा इतना बन जाता है। तो जो इतनी जगह खाली हो जाती है ना, इस जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और क्योंकि वो स्टार खत्म हो गया, उसके न्यूक्लियस के भीतर के सारे न्यूट्रॉन आपस में से चिपक चुके हैं, ये जो जगह खाली होती है, वो जो बचता है पॉइंट, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और ये जो जगह खाली हुई है ना, वहां पर हमें लगभग इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इसके आसपास कोई भी चीज आ जाए, ये उससे अपने में खींच लेगा तुरंत। इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके पास रहता है। तो इस नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा आपको? न्यूट्रॉन स्टार्स में। समझ रहे हैं? और सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा आपको? इंटरस्टेलर स्पेस, दो स्टार्स के बीच की जो जगह है वहां पर, जहां पर दोनों स्टार्स अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा था जो कि मैंने बताया कि अगर आप सीखते हैं तो हो सकता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अभी नया नया आर्टिकल है, आप इससे ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं, ज़्यादा परिचित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको इससे परिचित करवाएंगी कि चुंबकीय क्षेत्र से आप अछूते नहीं हैं। इवन इनसाइड योर बॉडी देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। आपकी बॉडी के भीतर तक चुंबकीय क्षेत्र है, और ये आपको अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो एक माला पहनते हैं, उसमें चुंबक लगा रहता है, बोलते हैं इससे सही हो जाएगी बॉडी हमारी, ऐसा कुछ होता है। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा था। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बहुत ज़्यादा स्टडी करी हुई थी, उन वैज्ञानिक का नाम है लॉरेंस। शायद सुना हुआ आपने इससे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड और इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ना, कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जब गति करता है तो उस पर बल लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाले वैज्ञानिक कौन है? लॉरेंस हैं। और ही वॉज अ नोबेल प्राइज विनर। उनको उनके इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। अब हम उनके बारे में, एक फोर्स है जिसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस बल कहा जाता है। क्या होता है लॉरेंस बल? थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें एक चीज देखी, हमने 3 तरह के क्षेत्र पढ़े हुए हैं।
गुरुत्वीय क्षेत्र जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, एक दूसरा पढ़ा जिसे हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और तीसरा हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में से अगर आप देखेंगे तो आवेश को प्रभावित करने वाला कौन सा क्षेत्र है, आवेश पर कौन सा फील्ड इफेक्ट डालता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड? आंसर है चार्ज पर इफेक्ट डालने वाले या चार्ज पर फोर्स लगाने वाले दो फील्ड हैं। एक फील्ड है इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड मास पर इफेक्ट करता है और चार्ज पार्टिकल का मास, उसका द्रव्यमान बहुत कम रहता है, इसलिए वो चार्ज को इफेक्ट नहीं करता। तो आवेशित कण पर बल लगाने वाले कौन से दो क्षेत्र हैं? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये याद रहेगा। फर्क इतना है कि वैद्युत क्षेत्र रुके हुए आवेश पर फोर्स लगाता है और चुंबकीय क्षेत्र चलते हुए आवेश पर फोर्स लगाता है। बट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक बोथ द फील्ड्स अफेक्ट चार्ज पार्टिकल्स। दोनों के दोनों ही फील्ड आवेशित कण को इफेक्ट करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो लॉरेंस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने, उनके मन में कुछ आइडिया आया और उन्होंने ये किया कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इनके द्वारा आवेश पर लगने वाले बल, क्या क्या चीजें, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इन दोनों के द्वारा आवेश पर लगने वाले बल को आपस में रिलेट करके दिखाया। ये लॉरेंस ने करके दिखाया। और जैसे कि मैंने बताया, ही वॉज अ नोबेल प्राइज विनर, उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है। और क्या करके दिखाया उन्होंने, पहले भी दो बार बता चुके, एक बार और सुन लीजिए। वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इन दोनों के द्वारा आवेशित कण पर लगने वाले बल को आपस में रिलेट किया, आपस में संबंध करा उसका उन्होंने। अब थोड़ा सा एक चीज और देखिए कि किसी एक जगह पर अगर हम देखें, कोई भी स्पेस है कहीं पर, यहीं का स्पेस ले लीजिए अगर आप, तो कोई भी स्पेस अगर कहीं पर है तो उस जगह पर एक साथ तीनों प्रकार के फील्ड्स रह सकते हैं। तीन प्रकार के फील्ड पड़े ना, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। गुरुत्वीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी एक ही स्थान पर तीनों प्रकार के फील्ड एक साथ रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर गुरुत्वीय क्षेत्र है तो वहां वैद्युत और चुंबकीय नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। या अगर कहीं पर वैद्युत है तो गुरुत्वीय और चुंबकीय नहीं आ सकते, कहीं पर चुंबकीय है तो गुरुत्वीय और वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। सारे के सारे मैग्नेटिक, सारे के सारे फील्ड्स एक साथ एक ही स्थान पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये स्पेस यहां का ले लें तो इस जगह पर तीनों फील्ड हो सकते हैं। कैसे? पहला, गुरुत्व क्षेत्र, पृथ्वी की वजह से यहां पर क्या हो सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। हम किसी भी वस्तु को छोड़ेंगे वो ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है, तो इस जगह पर गुरुत्वीय क्षेत्र भी है। किसकी वजह से? पृथ्वी की वजह से। अगर यहाँ पर आसपास कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर हमारी कोई एक तार गई है, इसमें करंट बह रही है, तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र हो सकता है? सो ऑल द फील्ड्स एग्जिस्ट इन वन स्पेस टुगेदर। सारे के सारे क्षेत्र सारे के सारे क्षेत्र एक साथ एक ही स्थान पर रह सकते हैं। अब तो आपको यकीन हुआ? नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में? क्या समझ में आया बताइए। अच्छा, तो क्या समझ में आया? फिर हमको ये समझ में आया कि किसी भी स्थान पर एक साथ तीनों प्रकार के क्षेत्र रह सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर
गुरुत्वीय क्षेत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि अर्थ। यहां पर वैद्युत क्षेत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि आसपास कोई आवेश हो सकता है कहीं पर। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास कोई करंट फ्लो हो रही होगी। तो तीनों प्रकार के क्षेत्र एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इन तीनों प्रकार के क्षेत्र में क्योंकि जो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा वो चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा, चार्ज को फोर्स नहीं लगाएगा, आवेश पर बल नहीं लगाएगा। अगर वो आवेश पर बल नहीं लगाएगा तो उसको छोड़ दीजिए, हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो आवेश पर बल लगाएगा वो सामने आवे। तो आवेश पर कौन बल लगाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र तो लगाएगा नहीं। कौन कौन लगाएंगे? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम बात करेंगे कि अगर एक ही स्थान पर एक साथ वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है तो उस वक्त वैद्युत क्षेत्र भी उस पर बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उस पर बल लगाएगा। तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो नेट बल काम करेगा ना, उसको बोला जाएगा लॉरेंस बल। समझ आ गया आपको कि किसी एक ही स्थान पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अगर उपस्थित हैं तो वहां पर किसी आवेशित कण पर लगने वाले वैद्युत बल और चुंबकीय बल का जो परिणामी होगा उसी को बोला जाएगा लॉरेंस बल। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं जरा इस पॉइंट को कि यदि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ उपस्थित हैं तो वहां आवेशित कण पर वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल एक साथ कार्य करते हैं। उस स्थिति में आवेशित कण पर लगने वाले नेट बल को ही लॉरेंस बल कहा जाता है। ठीक है, अब कितना फोर्स होता है ये, तो आप एक काम करें कि वैद्युत बल निकालें कि कितना लगेगा चार्ज पर, चुंबकीय बल निकालें और उसका नेट फोर्स पता लगाएं कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर किसी आवेशित कण का आवेश Q है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है? Q आवेशित कण पर E तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल, या आप लिख सकते हैं वैद्युत बल, इसे हम F इलेक्ट्रिकल लिखेंगे, फोर्स इलेक्ट्रिकल। तो अगर Q आवेशित कण है कोई, E तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर जो बल लगाया जाएगा वैद्युत बल, वो बल का सूत्र आप सभी जानते हैं, Q इंटू E के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर Q आवेशित कण B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में है और V वेग से गति करता है तो उस वक्त उस पर चुंबकीय बल भी लगेगा। तो कितना चुंबकीय बल लगेगा? Q आवेशित कण Q आवेशित कण B तीव्रता वाले Q आवेशित कण पर B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा है, Q इंटू V क्रॉस B, ये फॉर्मूला होता है। जहां V आवेशित कण का वेग है।
जहां v आवेशित कण का वेग है। ठीक है, तो आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र इतना वैद्युत बल इतना लगेगा, चुंबकीय बल इतना लगेगा, अगर दोनों फील्ड एक ही जगह पर हैं तो। अब आवेशित कण पर लगने वाला नेट बल कितना होगा? अब आवेशित कण पर लगने वाला नेट बल, आवेशित कण पर लगने वाला नेट बल, और इस नेट बल को ही क्या बोला जाएगा? लॉरेंस बल। आवेशित कण पर लगने वाला नेट बल अर्थात लॉरेंस बल। लॉरेंस बल को आप चाहें तो FL से लिख सकते हैं, लॉरेंस फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दोनों के नेट यानी कि दोनों के सदिश योग के बराबर। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब अगर हम इनकी वैल्यू लिख दें लॉरेंस फोर्स में, तो आप देखें F इलेक्ट्रिकल की वैल्यू है Q इंटू E प्लस, और फोर्स मैग्नेटिक है Q इंटू V क्रॉस B। ये लॉरेंस फोर्स बना। आप चाहें तो इन दोनों में Q आपको कॉमन मिल रहा है, आप दोनों से कॉमन भी निकाल सकते हैं। देन लॉरेंस फोर्स विल बी, Q कॉमन कर लेंगे अगर हम, तो अंदर में बचेगा वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ऐसा आ जाएगा। ये लॉरेंस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू Q वेक्टर E प्लस V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो लॉरेंस ने ये बताया था आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में कि अगर एक ही स्थान पर वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र हैं तो आवेशित कण को दोनों ही फील्ड इफेक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उस पर लगने वाला जो नेट बल होगा वो लॉरेंस बल कहा जाएगा। और आपने ये भी सीख लिया कि एक साथ हर प्रकार का क्षेत्र एक ही जगह पर रह सकता है। अगर एक फील्ड है तो बाकी दो नहीं रह सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर, एक साथ सब फील्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये लॉरेंस फोर्स हो गया। अब इसमें एक चीज ये जो आ रही V क्रॉस B, आपने इसको स्टडी कर लिया है पहले ही कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है उसकी दिशा क्या रहती है? V और B दोनों के तल के लंबवत। और इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए हमने एक रूल बनाया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से डिसाइड होती है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्लास 11th में आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का एक तरीका सीखा था। आपको एक चीज मैं बताना ये चाहता हूं, क्योंकि अगर सदिश राशि है तो जरूर क्रॉस प्रोडक्ट आया होगा उस पर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन तो हम एक और तरीके से निकालते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो राइट हैंड कर्ल रूल वो तरीका है जिसकी मदद से कहीं पर भी क्रॉस प्रोडक्ट मिले, यही नहीं कहीं पर भी क्रॉस प्रोडक्ट मिले, आप उससे उसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। करना क्या होता है आपको? करना ये होता है कि जो राशि पहले लिखी होगी उसकी तरफ पहली बात तो दाहिना हाथ यूज करना है आपको, और जो राशि पहले लिखी होगी उसकी तरफ अपना हाथ ऐसे कर देना है, और जो राशि बाद में लिखी होगी उस तरफ उंगलियों को मोड़ देना, कर्ल बना देना इनका। और उस वक्त आपका ये थंब
जो डायरेक्शन शो करेगा वही डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हो जाती है। तो यहां पर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से ही एफ की डायरेक्शन डिसाइड हो रही है, तो हमने एफ की दिशा निकालने का एक तरीका क्या बनाया है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। लेकिन अगर आपको यह याद ना रहे दिशा निकालते वक्त, तो आप जब चाहें क्रॉस प्रोडक्ट वाला एक रूल लगा लें, जो कि राइट हैंड कर्ल रूल होता है। और राइट हैंड कर्ल रूल ऐसा है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लगता है, यह चुंबकीय बल के लिए नहीं लगता, वो लगता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो दुनिया में चाहे जो फॉर्मूला मिले, जिसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिल जाए, वहां पर आप राइट हैंड कर्ल रूल लगा लीजिए। समझ रहे हैं आप? और राइट हैंड कर्ल रूल लगाना कैसे है, जो राशि पहले मिले उसकी तरफ पूरा हाथ दाहिना हाथ करना है, और जो राशि बाद में उसकी तरफ उंगलियों को मोड़ देना है। ऐसे ऐसे नहीं, अगर पीछे की तरफ मोड़ना है तो हाथ ऐसा कर लो, ऊपर की तरफ मोड़ना है तो हाथ ऐसा कर लो, नीचे की तरफ मोड़ना है हाथ ऐसा कर लो। आपके पास अपने हाथ को मोड़ने की चारों तरफ की स्वतंत्रता है। इस पर एक बेस्ड एग्जांपल हम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको याद आ जाए सारी बातें। मान लिया चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की तरफ है, इस दीवार से इस दीवार की तरफ है, और एक आवेशित कण है जो अंदर से बाहर की तरफ आपकी तरफ ऐसा आ रहा है। बताइए इस पर बल की दिशा क्या होगी? लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाई हमने आपको, तो बताएं बल की दिशा किधर की तरफ होगी? चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है, आवेशित कण ऐसा अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। हमने अभी बताया दो नियमों से निकाल सकते हैं। पहला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। इस उंगली को किस तरफ करोगे? बी की तरफ। भूल गए अब? तो बी किधर की तरफ है? इधर की तरफ। तो ऐसा कर दिया। चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है? अंदर से बाहर। तो उसको गति की दिशा में करो। पहले से ही हो गई है। तो बल किस तरफ लगेगा उस पर? ऊपर की तरफ। ये बी की दिशा में, ये वी की दिशा में, तो ये फोर्स की डायरेक्शन। याद रखिएगा, फोर्स की दिशा क्या आई? नीचे से ऊपर की तरफ। कौन सा रूल लगाया? लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। अब राइट हैंड कर्ल रूल, इसको लगा के देखो। पहले उंगलियों को किसकी तरफ करना है? वी की तरफ, जिस तरफ पार्टिकल चल रहा हो। तो बताइए किस तरफ पार्टिकल चल रहा है? अंदर से बाहर की तरफ। तो हमने अपना दाहिना हाथ ऐसे कर दिया, अंदर से बाहर की तरफ। अब हमें उंगलियों को मोड़ना है। किधर की तरफ मोड़ना है बताइए? जिस दिशा में कौन है? बी। तो बी किस दिशा में है? इधर की तरफ। अब उंगलियां ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, टूट जाएगी। तो हाथ घुमा दो थोड़ा सा, ऐसा कर दो, और अब उंगलियां मोड़ दो। अब देखिए अंगूठा किस तरफ इशारा करता है? ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आ गई? ऊपर की तरफ। और अभी थोड़ी पहले भी आई थी फ्लेमिंग वाले में। तो आपको अगर याद रहे तो इस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो। आपको ना याद रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक बढ़िया रूल आता है। कौन सा? राइट हैंड कर्ल रूल। यह रूल कहां लगा करेगा फोर्स की डायरेक्शन निकालने में? आंसर इज नो। हर उस जगह जहां पर क्या हुआ होगा क्रॉस प्रोडक्ट, हर उस जगह लगा लो। भूल जाओ फ्लेमिंग एमिंग का नियम, लेकिन पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा आपको, इसलिए याद रखो उसे। समझ आ रही बात आपको? ओके। तो ये लॉरेंस फोर्स हो गया। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल हम लेना चाहते हैं यहां पर कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने एक चालक तार रख दिया है और उसमें करंट फ्लो करवा दी हमने, उस वक्त उस चालक तार पर हम देखते हैं एक बल लगता है। कितना बल लगता है वो बल के बारे में स्टडी करना है। आप इसे नोट कर लें, हम इसे हटा देते हैं जल्दी से। तो अगला आर्टिकल हमने लिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि धारावाही चालक क्या होता है। एक यहां पर नाम आया है धारावाही चालक, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। हम चाहें तो इसे शॉर्टकट में सी भी बोल सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक, एक ऐसा चालक जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, उसको करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। अब सबसे पहले ये जानने की आपको जरूरत है
कि करंट कैरिंग कंडक्टर की स्पेशलिटी क्या होती है। कोई भी धारावाही चालक अगर है तो उसकी क्या विशेषता है। अभी एक दिन पहले भी हमने आपको धारावाही चालक की कुछ विशेषता बताई है। सुनिए, करंट कैरिंग कंडक्टर की ये स्पेशलिटी होती है कि उसके पास कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। उसका नेट चार्ज कैसा होता है? जीरो रहता है, और इसीलिए इस पर कोई भी वैद्युत बल कार्य नहीं करता। लेकिन क्योंकि उसके भीतर अगर हम उसको कनेक्शन दे दें तो उसके अंदर चार्ज गति करता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है। कुछ समझ में आ रही बात हमारी? एक धारावाही चालक की स्पेशलिटी बताइए। तो आंसर है, धारावाही चालक ऐसा चालक होता है जिसका नेट आवेश शून्य रहता है, उसके पास कोई नेट आवेश नहीं होता। अर्थात जितने उसमें प्लस चार्जेस होते हैं उतने ही उसमें माइनस चार्जेस भी होते हैं। अब क्योंकि नेट आवेश होता नहीं है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन उसके अंदर के चार्ज गति तो करते हैं जब करंट बहती है, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उसको इफेक्ट करता है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ये धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक में मैंने मान लिए कि 1000 चार्जेस कैसे हैं? प्लस, और 1000 चार्जेस कैसे हैं? माइनस। जितने पॉजिटिव है उतने ही कैसे हैं? नेगेटिव। और इसको कंडक्टर को हमने एक बाय सर्किट में से जोड़ दिया, जिसमें हमने एक प्लस और एक माइनस, ये एक बैटरी लगा दी बीच में। जब हम बैटरी लगाएंगे तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं, अब आप ध्यान से देखिए, 1000 प्लस चार्जेस हैं और 1000 माइनस चार्जेस हैं। तो इसमें टोटल कितने चार्जेस हैं? टोटल है 2000। टोटल तो 2000 है, पर इसका नेट चार्ज कितना है? 0। अब हमने केवल क्या किया है, एक बैटरी लाके हमने इसमें लगा दिया। ना तो हम बाहर से कहीं से चार्ज लाके इसमें डाले, और ना ही तो हमने इसमें से चार्ज निकाल के बाहर फेंके। तो अगर इस ऑब्जेक्ट में कहीं बाहर से ना तो चार्ज निकाल के आपने डाले हैं, ना इसमें से चार्ज आपने निकाले हैं, तो इसका नेट चार्ज कैसा रहेगा? 0 रहेगा। नेट चार्ज इसका ना प्लस होगा ना माइनस, इट्स नेट चार्ज विल बी 0। ओके, अगर नेट चार्ज इसका 0 होगा, चार्ज इसमें केवल क्या करेगा? चार्ज इसमें केवल रोटेट करेगा। जब आप बैटरी लगा दोगे तो इसके भीतर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं, ये वाले 1000 नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो अनुगमन वेग से चलना शुरू कर देंगे। ये वाले 1000 चार्जेस, ये वाले 1000 चार्जेस कहाँ हैं? आंसर, ये वाले 1000 चार्जेस भी इसके अंदर हैं, लेकिन ये गति नहीं करते हैं। क्यों? आपने पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 1900 गुना भारी होता है। 1837 ऐसा कुछ बताया गया आपको। तो लगभग 1900 गुना ज़्यादा वजनदार होता है, इसलिए वो गति नहीं करता। वो अपनी अपनी जगह पर क्या करता रहता है? अपनी जगह पर ऐसा फिक्स रहता है वो। तो 1000 प्लस है इस पे, लेकिन जब आप बैटरी लगाओगे तो केवल चलेगा कौन? केवल ये वाले 1000 चलेंगे, ये वाले 1000 चार्जेस चलेंगे नहीं। बात समझ आई हमारी? ओके, अब इस पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है? वैद्युत बल का सूत्र होता है F = Q × E। और चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? Q × V × B। ठीक है, आपको मैं बताऊं, इन दोनों ही फॉर्मूलों में Q आ रहा है, इन दोनों ही फॉर्मूलों में Q आता है, पर दोनों Q में अंतर है। क्या अंतर है? ये वाला जो Q होता है ये नेट आवेश को प्रदर्शित करता है, नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो चार्ज होता है ये केवल गतिमान आवेश को प्रदर्शित करता है, मूविंग चार्ज, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं?
ये गतिमान आवेश को प्रदर्शित करता है, और ये किसको प्रदर्शित करता है? नेट आवेश को। देखिए बच्चों से बहुत गलती होती है यहाँ पर। फिर से बताइए, आवेश पर वैद्युत बल कितना लगेगा? Q इंटू ई। चुंबकीय बल Q इंटू V क्रॉस B। वैद्युत बल के सूत्र में जो आवेश आ रहा है वो कौन सा है? नेट आवेश। लेकिन चुंबकीय बल के सूत्र में जो Q आता है वो गतिमान आवेश है। अब इसको देखकर बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें टोटल कितने चार्ज हैं। मैं इसी के मुताबिक इसकी लैंग्वेज लिखे देता हूं, लिखने से आपको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। टोटल चार्ज इज इक्वल टू 2000। नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? और एक चीज मुझे बताइए, इस कंडक्टर के भीतर मूविंग चार्जेस कितने हैं? वेरी गुड, 1000। समझ आ गया इतनी चीज आपको? अब आप मुझे बताएं, अगर इस चालक को जिसमें करंट फ्लो हो रही है, अच्छा ये भी बताओ करंट किधर से किधर जा रही है? करंट तो ऐसा जा रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में। ओके, अब बताइए, अगर हम इस कंडक्टर को ले जा करके, जिसमें करंट बह रही है, इस कंडक्टर को ले जा करके ऐसा एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने। कहां रख दिया? वैद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने। कितना बल लगाएगा वो इस पर? वैद्युत क्षेत्र बल लगाने के लिए क्या ढूंढेगा? गतिमान आवेश या नेट आवेश? वेरी गुड, नेट आवेश ढूंढेगा। इसके पास नेट आवेश कितना है? और अगर नेट आवेश 0 है तो इस पर बल, तो वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाएगा। वो आएगा, देखेगा कि इनके पास नेट आवेश तो है ही नहीं, तो वो मना कर देगा फोर्स लगाने से कि हम फोर्स नहीं लगाएंगे। समझ आ रही बात आपको? ठीक है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को भी हमने ये चुंबकीय क्षेत्र में भी ले गए, मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको ले गए। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर बल लगाने के लिए क्या ढूंढेगा? नेट आवेश, कुल आवेश या गतिमान आवेश? वो गतिमान आवेश ढूंढेगा। क्या इसके पास गतिमान आवेश है? कितने हैं? 1000। तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगा देगा। इसलिए धारावाही चालक की विशेषता क्या रहेगी पहले बताओ? उसके पास नेट आवेश कैसा होता है? 0, क्योंकि उसके पास जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। आवेश केवल और केवल उसमें रोटेट करते हैं, ऐसा घूम रहे होते हैं बस। और वो भी घूमते कौन से वाले हैं? नेगेटिव वाले। नहीं समझ में बात आई आपको? ये धारावाही चालक होता है, और बाहर से आपने चार्ज डाला नहीं, इसमें से चार्ज निकाला नहीं, इसलिए नेट आवेश शून्य नहीं बना रहता है इसका। ओके, आई होप कि ये सब बात आपको समझ में आ गई है। नहीं आई? आ गई? तो आप ध्यान रखिएगा ये चीजें। और शायद अब आप ये भी समझ गए हैं कि कहाँ हमसे गलती हो रही थी, और अब हमने उस गलती को सुधार लिया कि जब वैद्युत बल लगेगा तो वो क्या ढूंढ के लगाएगा? नेट आवेश। और चुंबकीय बल लगेगा तो गतिमान आवेश ढूंढ के लगाएगा। वो इस 1000 पर नहीं लगाएगा, क्योंकि ये वाले 1000 कहाँ हैं? बैठे हैं, ये चल नहीं रहे, तो इन पर नहीं लगाएगा, वो केवल चलने वालों पर लगाएगा। ठीक है, कितना लगाएगा बताइए? मान लिया कि गतिमान आवेश है Q, और उसके चलने का जो वेग है वो Vd है, और चुंबकीय क्षेत्र हमने कितना लगाया है? D। आप देखिए, धारावाही चालक में ऐसे लिखते हैं, धारावाही चालक में देखिए क्या लिखने जा रहा था मैं, कि धारावाही चालक में आगे हम माना लिख लेते हैं। माना धारावाही चालक में गतिमान आवेश की मात्रा Q है। माना धारावाही चालक में गतिमान आवेश की मात्रा Q है।
तथा यह आवेश VD अनुगमन वेग से B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। आप इस चालक तार को कहां पर रखोगे? चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे ना। आपने हेडिंग में ही लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल। हमने मान लिया कि वो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, और ऐसा कंडक्टर हमने उस पर रख दिया है ये। तब गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वेक्टर F इज इक्वल टू Q VD क्रॉस वेक्टर B। ये हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जितना भी चार्ज है उस पर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा बदलाव करना चाहते हैं। हमने मान लिया कि जो ये कंडक्टर है ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L। ये हमने मान लिया कि माना चालक की कुल लंबाई L है तथा आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में T समय लगता है। माना, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। माना चालक तार की लंबाई स्मॉल l है तथा गतिमान आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में T सेकेंड लगते हैं। तब समीकरण 1 से ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसमें एक काम करना चाहते हैं, टी का भाग और टी का गुणा करवाना चाहते हैं। आप देखिए किस तरह से ये काम करेंगे। F इज इक्वल टू टी से हमने डिवाइड कर दिया और टी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। टी से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे अंदर, T इंटू वी डी क्रॉस वेक्टर B। तो हमने इस फोर्स के फॉर्मूले में T का भाग दे दिया और T से क्या करवा दिया? गुणा करवा दिया। ठीक है। अब देखो ये वेक्टर है और ये एक अदिश राशि है। एक अचर राशि का सदिश से गुणा करवाने से क्या मिलता है? सदिश। नहीं समझ आया? अरे आपके पास एक वेक्टर हो i कैप j कैप k कैप में, उसमें आप 2 से गुणा करवा दो तो क्या मिलेगा? सदिश ही तो मिलेगा आपको। तो एक अचर को सदिश से गुणा करवाएंगे, एक सदिश मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा? आप थोड़ा ध्यान से देखिए। Q अपॉन T को कोई पहचानता है? अच्छा, Q अपॉन T को कोई पहचानता है? वेरी फेमस फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो दिस इज I। ओके। अब यहां पर देखिए, सभी गौर से 1 मिनट के लिए देखें। T इंटू वी डी, वी डी क्या है? वेग, और T क्या है? टाइम।
तो वेग गुणे समय, वेग गुणे समय क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय सूत्र होता है। तो चाल गुणे समय ये किसके बराबर होगा? दूरी के बराबर होगा। या वेग गुणे समय है तो किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर होगा। कौन सा विस्थापन? आंसर है आवेशों के द्वारा वीडी अनुगमन वेग से चलते हुए जो t सेकंड में तय किया गया है। वीडी वेग से चलते हुए उन्होंने t सेकंड में जितना विस्थापन तय किया है वो यहां लिख दिया जाएगा। अब आप देखिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में t सेकंड लगते हैं। आवेशों को एक तरफ से दूसरी तरफ आने में कितना टाइम लगा? t सेकंड। तो t सेकंड में उन्होंने कितनी दूरी तय की है बता सकते हैं? l के बराबर। चालक तार की लंबाई के बराबर। तो हम चाल गुणे समय, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? आवेशों के द्वारा चली गई दूरी, और वो कितनी डिस्टेंस है? l। और सदिश राशि मिलेगी कि अदिश? सदिश, इसलिए l हम लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? हमको उसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मिला फोर्स का। आप जानते हैं, देखो बेटा, एक छोटी सी चीज है, आप देखिए, ये हमने स्टार्ट काहे से किया था? आवेश पर लगने वाले बल से। और ये बल किस पर लगने वाला आ गया? चालक तार पर लगने वाला बल आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं, यही चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल वेक्टर F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर F। अगर आप हमसे इसका परिमाण पूछें कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे I। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है? AB साइन थीटा। तो L क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? LB साइन थीटा। या बहुत सारे लोग इसको पढ़ने के लिए याद कर लेते हैं BIL साइन थीटा। और बहुत सारे लोग इसको आसानी से याद बना रहे, इसको बोलते हैं बिल साइन थीटा। BIL साइन थीटा यानी कि बिल साइन थीटा, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये आ गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखोगे, उस पर करंट फ्लो कर दोगे रख करके, तो उस पर इतना बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटी सी चीज यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकती है, यहां पर लेंथ लिखी हुई है चालक तार की, और लेंथ के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। तो क्या लेंथ एक सदिश राशि है? अब यहां तो है, लेकिन लेंथ की डायरेक्शन क्या लेनी है? लेंथ किससे बना? VD इंटू टी से। तो लेंथ की डायरेक्शन वही लेनी है जो VD की डायरेक्शन है। और VD किसका? तो आंसर है VD धनावेश का। याद रहे, इलेक्ट्रॉन का नहीं। हमने भले चित्र में इलेक्ट्रॉन बनाए हैं और इलेक्ट्रॉन को चलता हुआ दिखाया है, पर याद रहे ये जो आवेश यहां यूज होता है शुरुआत से ये इलेक्ट्रॉन नहीं था। फिर से देखो, ये कौन सा आवेश है? धनावेश। तो धनावेश का VD जिस तरफ होगा वो डायरेक्शन हमको L की लेनी है। आप सुन रहे हैं हमारी बात को? देखो, आप नहीं सुनोगे तो ये आपको बहुत कम समझ में आएगा। फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद बढ़िया बात कर लो। ठीक है, देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तार की लंबाई में वेक्टर लग रहा है यहां पर। इसका मतलब आज तार की लंबाई को भी किस रूप में लिया जा रहा है? वेक्टर रूप में, सदिश रूप में। इसकी डायरेक्शन क्या लेनी है? ऐसे लेनी है या तार की लंबाई की दिशा ये लेनी है? तो सारा झंझट यहां से खत्म हो जाएगा। आवेश कौन सा यूज हो रहा है? धनावेश। धनावेश का अनुगमन वेग जिस तरफ होगा वही डायरेक्शन L के लिए लेनी है आपको। तो वेक्टर L की दिशा, वेक्टर L की दिशा लेनी है धनावेश की दिशा, धनावेश की गति की दिशा। अब आप एक ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि एक तरफ आप कहते हो कि धनावेश चलता नहीं है और ऊपर से आप कहते हो कि धनावेश की गति की दिशा ले लो।
तो जब चलता ही नहीं है तो उसकी गति की दिशा क्या ले लें। पर याद करें, इलेक्ट्रिसिटी में शुरुआत से ही हम बता रहे हैं आपको कि धनावेश को यह माना जाता है कि उसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, और धनावेश की दिशा में ही यह माना जाता है कि धारा बहती है। इसलिए धनावेश की गति की दिशा अगर ना लो तो क्या ले लो, धारा की दिशा ले लो। धारा की दिशा ये ले लीजिए आप। तो आगे से एल की दिशा किसकी दिशा में लेनी है, करंट की डायरेक्शन पे लेनी है आपको। अब एक छोटी सी चीज सभी 1 मिनट के लिए गौर से समझिए। यह कंडक्टर है, इस पर लगने वाला बल इतना आया, I × L क्रॉस B। F की दिशा क्या होगी, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। आवेश पर लगने वाला बल हम पढ़ चुके हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा के देखा और राइट हैंड कर्ल रूल लगा के देखा। राइट हैंड कर्ल रूल कहां लगेगा, हर उस जगह जहां क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां पर है कि नहीं है तो लगा लो, और लगा करके एफ की दिशा मालूम कर लो आप। तो सबसे पहले हमें अपना दाहिना हाथ यूज करना है, राइट हैंड कर्ल रूल। उसके लिए दाहिने हाथ को किधर की तरफ मोड़ना है, एल की दिशा में पहले रखना है। एल की दिशा किसकी दिशा में लेनी है, करंट की डायरेक्शन। करंट उधर की तरफ बह रही है, ऐसा हाथ कर दिया हमने, करंट की डायरेक्शन में कर दिया हाथ को। उसके बाद मोड़ना किस तरफ है, बी की तरफ। बी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, ये माना है हमने। तब नीचे की तरफ तो मुड़ेगा नहीं, तो हमने हाथ ही ऐसा कर दिया पूरा, और अब उंगलियां मोड़ दी। बल किस तरफ लग रहा है बताओ, अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। मतलब क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन समझ में आई आपको। क्रॉस प्रोडक्ट जहां भी हो, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, कौन सा रूल लगा के दिशा मालूम कर लो, राइट हैंड कर्ल रूल। अभी आपने जिसमें दिशा मालूम की, क्या दिशा मिली आपको, चालक तार के लंबवत अंदर की तरफ। ये बात समझ में आई सबको। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस चालक तार में कहां कहां आवेश है, तो आंसर है पूरे चालक तार में हर जगह आवेश है, यहां 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 सभी जगह चार्ज है। अब ये वाला जो बल लगा, ये इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर सब पर लगा, किस तरफ, अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में ये तार रखोगे और बैटरी से करंट फ्लो करोगे, इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो आप जानते हो ये क्या होगा, अंदर की तरफ जब बल लगेगा, हर जगह पार्टिकल है, सब पार्टिकल पर फोर्स लगेगा और सब पर एक ही डायरेक्शन पे, अंदर की तरफ। तो ये कंडक्टर का क्या होगा उसको देखिए, ये ऐसा अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं है, या इसका ये वाला सिरा अंदर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर जगह पार्टिकल है, हर पार्टिकल पर फोर्स लगा, अंदर की तरफ लगा। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कंडक्टर ही ऐसे जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ, नीचे की तरफ। चालक तार हमने ऐसा रख दिया, और जैसे ही स्विच ऑन किया बैटरी का, करंट फ्लो हुई, और क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा तार ही जा रहा है अंदर की तरफ। पूरा तार अपनी जगह से शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि बल लगने लगा उस पर। अगर इसकी बैटरी की पोलरिटी बदल दोगे तो बल की दिशा बदल जाएगी, अब अंदर नहीं, अब बाहर की तरफ ये तार आना शुरू हो जाएगा। तो पूरा का पूरा तार गति करेगा, उसका एक सिरा जाके अंदर धंस जाएगा, ये वाला अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है, पूरा कंडक्टर अंदर जाएगा, जिस तरफ फोर्स लगेगा उस तरफ चला जाएगा। अब आप जानते हो इसका हमने बड़ा बढ़िया यूज किया। क्या यूज किया, इसके साथ हमने लोहे का एक ऐसा पीस बांध दिया जो यहां से घूम सके। अब हमने इसको रखा, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, करंट ऑन कर दी। जैसे ही स्विच ऑन किया, इसका तो नेचर है, क्या करेगा, ये अंदर जाएगा। लेकिन ये जो आयरन का पीस लगाया है, ये पूरा तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन यहां से घूम सकता है। तो जब ये कंडक्टर अंदर जाता है ना, तो ये ऐसा घूमने लगता है। देखो, ये अंदर जाएगा तो ये पूरा का पूरा लोहे का पीस ऐसा घूमेगा, और इसी के साथ हमने एक शेफ्ट लगा दी। उस शेफ्ट में हमने अपना पंखा लगा दिया। अब फिर से हम इसको लाए, फिर से, ये क्या है, धारावाही चालक।
इसके साथ आयरन का ये पीस, इसमें सेफ्ट लगी है, फैन लगा दिया हमने अपना, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन किया ये पीछे जाने लगा, ये पीछे जाने लगा तो आयरन पीस ऐसा घूमना शुरू कर दिया, आयरन पीस घूमने लगा, इसके साथ सेफ्ट लगी थी, सेफ्ट में पंखा लगा था, पंखा घूमने लगा, आप लेट गए, नींद आ गई आपको, क्या है ये, पंखा बन गया। तो आपको मैं बताऊं, ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा है ना, यही प्रिंसिपल है जो आगे आप पढ़ने वाले हो वैद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पर बनेगी। तो ये सिद्धांत है, ये रूट कॉज है मोटर बनाने का। इलेक्ट्रिक मोटर आपने क्लास 10th में पढ़ते हैं, नहीं थी आपके सिलेबस में, थी? तो इलेक्ट्रिक मोटर का रूट कॉज है ये चीज, इससे हम मोटर बनाएंगे। पर अब आपको समझ में आता है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखेंगे तो उस पर बल लगेगा और पूरा का पूरा कंडक्टर चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा ये आर्टिकल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो आप फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।